वेलकम टू स्वधर्मा आईएएस एकेडमी। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने 2026 के पूरे एआई परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। मतलब पिछले कुछ सालों से हम लगातार यही सुन रहे थे कि कैलिफोर्निया में बैठे तकनीकी दिग्गज ही दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं, लेकिन आज की खबर का केंद्र अमेरिका नहीं, भारत है। हम भारत के अपने स्वदेशी एआई मॉडल सर्वम एआई के बारे में बात कर रहे हैं। जी, और ये सिर्फ एक और मॉडल नहीं है। हाँ बिल्कुल, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सर्वम एआई अब भारतीय दस्तावेज़ों और क्षेत्रीय भाषाओं के मामले में गूगल जेमिनाई और ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे ग्लोबल दिग्गजों को स्पष्ट रूप से पछाड़ रहा है। तो हमारा मिशन आज यही डिकोड करना है कि कैसे भारत अब सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि एक निर्माता बन गया है। देखिए, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक मोड़ है। जब हम वैश्विक महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा को देखते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो तकनीक है जो आगे के दशकों में भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को तय करेगी। सही बात है। सर्वम एआई का ये जो उदय है ना, ये केवल कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में उभर रहा है। मतलब जीएस पेपर 3 के एस्पिरेंट्स के लिए जो अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कोई देश अपनी तकनीकी स्वतंत्रता कैसे हासिल करता है। तकनीकी स्वतंत्रता, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसी से जुड़ा एक और टर्म आजकल अखबारों में बहुत गूंज रहा है, सॉवरेन एआई, या जिसे हम संप्रभु एआई कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब हम सीमाओं की संप्रभुता तो समझते हैं, लेकिन एआई के संदर्भ में इस सॉवरेन एआई का असल मतलब क्या है? किसी भी देश के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसे ऐसे समझते हैं, जैसे किसी देश की अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी होती है या अपना एक स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम होता है। ठीक उसी तरह आज के डिजिटल युग में एक सॉवरेन एआई का होना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। हाँ। आप अपने देश के सबसे संवेदनशील निर्णयों या डेटा विश्लेषण के लिए पूरी तरह से किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर निर्भर नहीं रह सकते। देखिए, एक सॉवरेन एआई मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। अच्छा, वो 3 स्तंभ क्या हैं? पहला है घरेलू डेटा। मतलब इस एआई को केवल भारत के लोगों, यहाँ की भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक बारीकियों वाले डेटा पर ही प्रशिक्षित किया गया है। दूसरा है घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये पूरी प्रणाली भारत के ही स्वदेशी सर्वर पर होस्टेड है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है भारतीय कानून। मतलब विदेशी कानूनों का कोई दखल नहीं? बिल्कुल, ये मॉडल पूरी तरह से भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित है, न कि कैलिफोर्निया या यूरोप के नियमों के अधीन। रुकिए, अगर मैं इसे इतिहास के एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण से जोड़कर देखूं, तो क्या ये जो डेटा कॉलोनाइजेशन है, यानी डेटा उपनिवेशवाद, ये उसी से जुड़ा मामला है? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी विदेशी ताकतें भारत आती थीं, यहाँ से कपास या मसाले जैसा कच्चा माल बहुत सस्ते में ले जाती थीं और फिर अपनी मिलों में कपड़े बनाकर हमें ही महंगे दामों पर वापस बेचती थीं। तो क्या आज हमारा अपना डेटा ही वो नया कच्चा माल बन गया है? ये तुलना 100% सटीक है। आज की जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, वो पूरी तरह से डेटा पर टिकी है। जब हम पश्चिमी एआई मॉडल्स का उपयोग करते हैं, जैसे अमेरिकी चैटबॉट्स, तो हम अनजाने में अपना व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा उनके विदेशी सर्वर्स पर भेज रहे होते हैं। और वो उसी डेटा से खुद को बेहतर बनाते हैं? बिल्कुल, वे हमारे ही डेटा का उपयोग करके अपने मॉडल्स को और ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं और फिर वही तकनीक हमें भारी सब्सक्रिप्शन फीस लेकर वापस बेचते हैं। सर्वम एआई ने बिल्कुल इसी चक्र को तोड़ा है। यानी हमारा डेटा अब हमारे ही पास है। हाँ, अपने खुद के फाउंडेशनल मॉडल्स बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही रहे। यह हमें इस 21वीं सदी के इस डेटा उपनिवेशवाद से बचाता है। ये तो बात हुई सुरक्षा और कूटनीति की, जो कि वाकई में एक आंखें खोलने वाला परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अब थोड़ा तकनीक के भीतर चलते हैं। आखिर ये काम कैसे कर रहा है? स्रोतों में सर्वम विजन का बार बार जिक्र है। जी, सर्वम विजन। और दावा किया जा रहा है कि इसकी तकनीकी क्षमताएं पश्चिमी दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ रही हैं। तो ये सर्वम विजन असल में है क्या? देखिए, सर्वम विजन मुख्य रूप से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसे हम ओसीआर कहते हैं, उस पर आधारित एक बहुत ही उन्नत क्षमता है।
इसका काम है किसी तस्वीर या स्कैन किए गए दस्तावेज में मौजूद टेक्स्ट को पढ़ना और उसे डिजिटल रूप में बदलना। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह मुश्किल काम क्यों है। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही लीनियर या सीधी भाषा है। अक्षर एक के बाद एक लाइन में आते हैं। इसलिए जेमिनी या चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स अंग्रेजी के साफ दस्तावेजों को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारी लिपियों में तो हाँ, हमारी लिपियों में जटिलताएं हैं। मतलब हमारी भारतीय भाषाओं में तो मात्राएं होती हैं, आधे अक्षर होते हैं, तो वो लीनियर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी लिपियां, चाहे वो देवनागरी हो या तेलुगु हो या कोई और, उनमें ऊपर मात्रा होती हैं, नीचे हलंत होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं। पश्चिमी मॉडल्स अक्सर इन मात्राओं और आधे अक्षरों को पढ़ने में पूरी तरह से गच्चा खा जाते हैं। अच्छा, यहीं पर सर्वम विजन ने बाजी मारी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सर्वम विजन ने OCR बेंचमार्क पर 84.3% की शानदार सटीकता हासिल की है। वाओ, 84.3%। हाँ, और केवल पढ़ना ही नहीं, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग यानी उस दस्तावेज के संदर्भ को गहराई से समझने की क्षमता में तो इसने 93.28% का असाधारण स्कोर किया है। ये नंबर वाकई प्रभावशाली हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी वास्तविक सरकारी दफ्तर के उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी पंचायत में या ब्लॉक ऑफिस में दशकों पुराने भूमि रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो अक्सर बहुत खराब हालत में होते हैं। बिल्कुल, वे कागजात धूल खा रहे होते हैं, उनकी स्याही फैल चुकी होती है और कई बार एक ही पन्ने पर टाइप किए गए टेक्स्ट के साथ हाथ से लिखे गए नोट भी होते हैं। तो अगर हम ऐसे धुंधले दस्तावेज को चैट जीपीटी के सामने रखें तो क्या होगा? अगर आप ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें 1990 के दशक के टाइपराइटर से क्षेत्रीय लिपि में कुछ टाइप किया गया है और पेज पर चाय के दाग भी हैं, अगर आप इसे पश्चिमी AI को देंगे तो वो मॉडल अक्सर हार मान लेगा या भयानक गलतियां करेगा। मतलब वो उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि वो मुख्य रूप से क्लीन और डिजिटल नेटिव डेटा पर प्रशिक्षित है। लेकिन सर्वम AI को विशेष रूप से इन्हीं कठिन भारतीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन धुंधले पड़े अक्षरों को, फैली हुई स्याही को आसानी से पढ़ लेता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि मिश्रित भाषाओं को भी, जहाँ एक ही वाक्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग हो, ये बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेता है। तो ये बात हो गई पढ़ने और स्कैन करने की। लेकिन भारत तो एक ऐसा देश है जो मुख्य रूप से बोलकर काम करना पसंद करता है। बिल्कुल, वॉइस फर्स्ट। हाँ, यहाँ हर कोई बैठकर लंबा चौड़ा टेक्स्ट टाइप नहीं करता। और इसी संदर्भ में सर्वम का एक और प्रोडक्ट बहुत चर्चा में है, बुलबुल V3। नाम भी बड़ा देसी और दिलचस्प है। जहां तक मैं समझ रही हूं, ये एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है जी। लेकिन बाजार में तो पहले से ही 11 लैब्स या जैसी कई विदेशी कंपनियां मौजूद हैं जो टेक्स्ट को आवाज में बदल देती हैं। तो फिर बुलबुल V3 में ऐसा क्या नया है जो ये इतनी सुर्खियां बटोर रहा है? देखिए, 11 लैब्स या अन्य विदेशी प्लेटफॉर्म्स तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वे भारतीय भाषाएं बोलते हैं तो उनमें अक्सर एक रोबोटिक या विदेशी लहजा आ जाता है। हाँ, वो सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं। बिल्कुल, वे अनुवाद तो कर देते हैं लेकिन भाषा की जो आत्मा है उसे नहीं पकड़ पाते। बुलबुल V3 इस मामले में एक गेम चेंजर है। ये केवल शब्दों को आवाज में नहीं बदलता, बल्कि ये भारतीय लहजे, हमारे एक्सेंट, हमारी भावनाओं और वाक्यों के बीच लिए जाने वाले स्वाभाविक ठहराव को बखूबी समझता है। मतलब वो जो नेचुरल पॉज होते हैं बात करते वक्त, वो भी। हाँ बिल्कुल, असली इंसान की तरह। और सबसे बड़ी बात, इसे भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में काम करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने स्रोतों में वॉइस फर्स्ट राष्ट्र की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी लगभग 90% आबादी ऐसी है जो अंग्रेजी नहीं बोलती। जी, और उनके लिए टाइप करना एक बड़ा संघर्ष होता है। हाँ, लेकिन वे हर दिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बोलकर। तो ये तकनीक इस वॉइस फर्स्ट व्यवहार को कैसे सपोर्ट कर रही है? इस आबादी के लिए पश्चिमी मॉडल्स एक तरह का भाषाई हाशिएकरण पैदा करते हैं। अगर आपको किसी बैंक का ऐप इस्तेमाल करने के लिए टूटी फूटी अंग्रेजी का सहारा लेना पड़े तो तकनीक एक बाधा बन जाती है। बुलबुल V3 इस बाधा को तोड़ता है। और इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत कमाल की है। इस मॉडल को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये एज डिवाइसेस पर बहुत ही सुचारू रूप से चल सके। जरा यहाँ रुकते हैं। जब आप कहते हैं एज डिवाइसेस, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस AI को काम करने के लिए हमेशा किसी बहुत तेज इंटरनेट कनेक्शन या अमेरिका में बैठे सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं।
क्या ये गांव में इस्तेमाल होने वाले किसी साधारण सस्ते बजट स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भी चल सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप फोन में बोलते हैं, डेटा इंटरनेट के जरिए दूर सर्वर पर जाता है, प्रोसेस होता है और वापस आता है। इसमें तेज इंटरनेट चाहिए और समय भी लगता है। हाँ, लेकिन एज डिवाइस का मतलब है कि तकनीक इतनी हल्की बना दी गई है कि इसका दिमाग सीधे आपके उस सस्ते स्मार्टफोन के भीतर ही काम कर रहा है। इसे हम लो लेटेंसी कहते हैं, यानी बिना किसी देरी के तुरंत जवाब मिलना। ये सच में एक डिजिटल क्रांति है। अगर हम इस चर्चा को गवर्नेंस और सामाजिक न्याय से जोड़ें, खासकर जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से, तो इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं? जमीन पर एक आम नागरिक के जीवन में ये क्या बदलाव ला रहा है? गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं के मोर्चे पर इसके प्रभाव बहुत ही परिवर्तनकारी होने वाले हैं। शिक्षा से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि एक छात्र जो सुदूर गांव में रहता है, वो अब अपनी मातृभाषा में एक एआई ट्यूटर से सीधे सवाल पूछ सकता है और वो ट्यूटर उसे उसकी बोली में ही समझाएगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं में देखें तो ग्रामीण इलाकों के लोग अब जटिल वेबसाइट से जूझने के बजाय सिर्फ अपने साधारण फोन पर अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलकर अस्पतालों में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। और न्यायपालिका के बारे में क्या कहेंगे? हमारी अदालतों पर पहले से ही करोड़ों लंबित मामलों का भारी बोझ है। ये न्यायिक प्रणाली के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत में लाखों पन्नों के अदालती फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। सर्वम विजन की मदद से इन करोड़ों पन्नों का बिना किसी देरी के तेजी से डिजिटलीकरण हो सकता है। कोई भी वकील अपनी भाषा में 50 साल पुराना केस आसानी से ढूंढ सकता है। मैं इसे गिग इकोनॉमी से भी जोड़कर देख रही हूँ। आज लाखों डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स हैं जो अंग्रेजी के जटिल नेविगेशन मैप से जूझते हैं। अगर बुलबुल V3 जुड़ जाए तो उन्हें स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम सही। बैंकिंग सेक्टर में भी स्थानीय बोलियों में लोन रिकवरी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने बड़े स्तर पर इस स्वदेशी तकनीक को खड़ा करने के लिए भारी फंडिंग की जरूरत होगी। पश्चिमी कंपनियां तो अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। ये बहुत व्यावहारिक सवाल है और खुशी की बात यह है कि सर्वम एआई को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। प्रमुख निवेशकों ने इसमें $41 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग की है। $41 मिलियन? जी, ये दिखाता है कि निवेशकों को भारत की स्वदेशी इंजीनियरिंग पर कितना भरोसा है। और इसके साथ ही भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन भी इसके पीछे खड़ा है। सरकार ने इन्हें 4000 जीपीयू भी प्रदान किए हैं। जो लोग तकनीक से ज्यादा जुड़े नहीं हैं, उनके लिए ये जीपीयू इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? इसे ऐसे समझिए कि अगर सामान्य कंप्यूटर चिप यानी सीपीयू एक अकेला बेहद होशियार प्रोफेसर है जो एक बार में एक ही सवाल हल कर सकता है, तो जीपीयू हजारों होशियार छात्रों की एक पूरी फौज है जो एक साथ हजारों सवालों को पलक झपकते ही हल कर सकती है। अच्छा, तो एआई को ट्रेन करने के लिए वो फौज चाहिए। बिल्कुल। 4000 जीपीयूज का ये शक्तिशाली बुनियादी ढांचा मिलना ये स्पष्ट करता है कि सरकार इसे भारत के भविष्य के एक मुख्य स्तंभ के रूप में देख रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि सर्वम एआई सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। ये भारत की उस ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है जिसमें हम एआई कंज्यूमर के कतार से निकलकर अब एआई क्रिएटर की ग्लोबल लीडरशिप में आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर एस्पिरेंट्स को विचार करना चाहिए। वो क्या है? हमने विदेशी कंपनियों के डेटा कॉलोनाइजेशन से तो खुद को बचा लिया है, लेकिन अब जब एक स्वदेशी एआई हमारे अपने इतने विशाल और व्यक्तिगत डेटाबेस पर काम कर रहा है, तो एस्पिरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास भारत के भीतर ही डेटा प्राइवेसी और एआई के पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नीतियां मौजूद हैं? ये वाकई में एक बहुत ही सशक्त और विचारोत्तेजक प्रश्न है। तकनीकी आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी और नीतियां भी उतनी ही अहम हैं। जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत सारे नए दृष्टिकोण लेकर आई होगी। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्वधर्मा IAS अकेडमी।